आपका स्वागत है द रणबीर शो क्लिप्स में। बस देखते रहो और सीखते रहो। पॉडकास्ट के स्टार्ट में जो हमने कहा कि हर इंसान के अंदर एक आग होती है, अलग वजह से वो आग जलती है और वो डिपेंडेंट होती है उस इंसान के स्टोरी लाइन पर कि बचपन में क्या हुआ है, टीनेज में क्या हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वीर सावरकर के बचपन, टीनेज और यूथ में हुआ क्या था कि वो शुरू से ही ना वो बहुत ही शिवाजी से बहुत प्रेरित थे, गुरु गोविंद सिंह जी से बहुत प्रेरित थे। वो उन्होंने पहले बचपन में एक मित्र मेला बनाया जिसमें कि बच्चे आते थे और घर से शस्त्र लेके आना है, एक चक्कू, छुरी, कांटा, कुछ तो लेके आना है, और वो उसमें फिर भर्ती कर लेते थे। आपको व्यायाम करा, दंड मरवाते थे, स्विमिंग करवाते थे, तलवारबाजी, लठबाजी, ये सब, कुश्ती, ये सब होता था। उसके पहले क्या हुआ था कि उनके माताजी तो पहले मर गई थी, उनके पिता, अच्छा, हिंदुस्तान में 1897 से 1920 तक प्लेग था, जगह 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 प्लेग हो रहा था। ये चूहों से आया था, इंग्लैंड से, शिप के ऊपर। तो इनके पिताजी भी प्लेग में मर गए थे। तो वहाँ से फिर इनका सिलसिला शुरू हुआ। फिर चापेकर बंधु ने, एक WC रैंड होते थे और लेफ्टिनेंट आयस्ट, तो WC रैंड ने, अंग्रेज़ों ने क्या करना शुरू किया, उन्होंने घर तोड़ने शुरू कर दिए क्योंकि अंग्रेज़ों को लगा ये नीचे से आ रहे हैं चूहे, और उन्होंने मंदिर भी तोड़ दिए, मूर्तियाँ भी तोड़ दी। और 1857 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन ने जब इंडिया टेक ओवर किया था, तो क्वीन विक्टोरिया ने बोला था कि आस्था के साथ छेड़छाड़ नहीं करना। वो मर गई 1901 में, उसके पहले ये शुरू हो गया था। तो 3 भाई थे, चाफेकर बंधु, उन्होंने WC रैंड को गोली मार दी। वो बहुत तहलका हो गया, और जब उनको फांसी हुई तो विनायक सावरकर को बहुत टच कर गई ये बात, कि बोला अपने लोगों के लिए लड़ना गलत है क्या। उन्होंने 2 औरतों का रेप भी कर दिया था रैंड साहब ने, नासिक में। तो उन्होंने मार दिया उनको फांसी लगी। तो विनायक सावरकर ने उस वक्त अष्टभुजा देवी के सामने कसम खाई थी कि मैं या तो इनको शिवाजी महाराज की तरह मार मार के भगा दूंगा, या चापेकर बंधु की तरह मारते मारते मर जाऊंगा। वो कसम जिस दिन उन्होंने खाई, उस दिन से उनकी जिंदगी कुछ और हो गई। फिर उन्होंने शादी नहीं करना चाहते थे, मैं तो क्रांतिकारी हूँ, मैं किसी और की जिंदगी क्यों खराब करूं। पर उनको इंग्लैंड जाके पढ़ना था, तो उनकी बीवी जो बाद में बनी, उनके फादर अमीर थे, तो वो राजी हो गए कि अगर मेरी इंग्लैंड की एजुकेशन स्पॉन्सर कर देंगे तो मैं कर लूंगा। पर उनकी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि उनको स्कॉलरशिप मिल गई थी बाद में। तो फिर उसके बाद वो फर्गसन कॉलेज गए, वहाँ पे उनको हॉस्टल से निकाल दिया। तो उन्होंने एक नई सीक्रेट सोसाइटी बनाई। वो ना सीक्रेट सोसाइटीज ऑफ यूरोप बाय थॉमस फ्रॉस्ट से बहुत प्रभावित थे। एक इटालियन क्रांतिकारी था माज़िनी, उनसे बहुत प्रभावित थे। तो उन्होंने देखा था कि यूरोप में कैसे रेवोल्यूशन हुआ, उन्होंने पूरा पढ़ा था, इटली में कैसे हुआ, यहाँ कैसे हुआ, वहाँ कैसे हुआ। रशियन रेवोल्यूशन के बहुत क्लोज टच में रहते थे वो। तो वहाँ पे फिर उन्होंने एक और सीक्रेट सोसाइटी बनाई जिसका नाम था अभिनव भारत। वो अभी बंगाल की सीक्रेट सोसाइटीज, पंजाब की सीक्रेट सोसाइटीज, मद्रास प्रोविंस की, सब आपस में बात करने लग गए थे। तो फिर सीखने के लिए वो इंग्लैंड गए, वहाँ पे उन्होंने द फ्री इंडिया सोसाइटी बनाई, जो भी एक सीक्रेट सोसाइटी थी। वहाँ से फिर गन्स वंस इंडिया भेजी, बॉम्ब मैनुअल लेनिन से लेके इंडिया भेजे, चिट्ठियाँ लिखी लोगों को, बगावत के लिए तैयार। उनको लगता था मुट्ठी भर अंग्रेज हैं यार, को मारना शुरू किया तो पता नहीं चलेगा कहाँ से आएगा अगला। तो वो इस तरह से उनके साथ हुआ। उनका बेटा मर गया जब वो इंग्लैंड में थे, उसकी वाइफ यहाँ थी, वापस नहीं आ पाए। बोला कि अब मैं वापस जाके बीवी का दुख बांटूं या यहाँ पे कुछ ऐसा करूं जिससे कि मदन लाल धिंगड़ा, खुदीराम बोस और अनंत कन्हरे की, जो उन्होंने किया सशस्त्र क्रांति में, जो उन्होंने मारे लोग, उनकी तरह फांसी होगी, तो या उनका बलिदान व्यर्थ नहीं चला जाए यार। तब उन्होंने एक कविता लिखी थी, सागरा प्राण तड़मड़ला, which was very beautiful. So these are the things that happened with him. And then of course he was in Paris when उनके नाम वारंट निकल गया, वो गन्स मैच हो गई, और फिर वो पेरिस में रह सकते थे,
पर उनको लगा कि मुझे वापस जाना चाहिए ताकि मैं कोर्ट से अपनी बातें दुनिया तक पहुंचा सकूं। और इंग्लैंड के कानून के हिसाब से सिर्फ 3 साल की सजा होनी थी। उन्होंने उनका ट्रायल ही नहीं किया, मतलब भेजो इसको इंडिया। इंडिया जाते वक्त वो कूद के भागे समुंदर में, फ्रांस में। वहां पे गए तो उनके पीछे पड़े रहे लोग। फिर उन्होंने जाके पुलिस वाले को पकड़ा कि अरेस्ट मी, आई एम अ पॉलिटिकल फ्यूजिटिव। उनको इंग्लिश नहीं आती थी, उनको लगा कोई पागल आदमी है। इतने में वो ब्रिटिश पुलिस वाले आ गए, उनको ले गए। वो बोलता है यार मैं तो पॉलिटिकल फ्यूजिटिव हूँ, ये तो ब्रिटिश पुलिस है, यहाँ पे कैसे अरेस्ट कर सकती है। उनको समझ में नहीं आया, लगा पागल है कोई। उनको वापस ले आए। फिर उनके ऊपर इंडियन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हेग में, जैसे अभी इसराइल का केस चल रहा है, इसमें केस चला, इसमें फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका, ये सब बैठे, पर आपस में समझौता हो गया। फिर इनको यहाँ पे इंडिया आए तो इंडिया में भी जूरी वूरी कुछ दिया नहीं, सीधा काला पानी। 2 साल की काला पानी की इनको सजा दी, 2 लाइफ टाइम की, सॉरी 2 उम्र कैद, 50 साल। उनके बिल्ले पे लिखा था 1960 में निकलूंगा। फांसी नहीं दी, क्यों? टॉर्चर के लिए। मार्टर बन जाते ना, शहीद हो जाते तो और नुकसान होता उनको, अंग्रेजों को। वो ना ऐसा करते थे। वासुदेव फाड़के साहब थे, उन्होंने 1870s में इनको मारना शुरू किया था, गैंग्स बना लिए थे, लूट मार इनकी शुरू कर दी थी, मुखबरी कर दी अपने लोगों ने। उनको पकड़ा, यमन ले गए, 3 साल तक कुछ नहीं किया, उनको वहां रखा, चुपके से फांसी दे दी, कहीं हीरो ना बन जाए। तो ये उनके साथ हुआ। वो तो कई बार कॉन्टेम्पलेट करते थे कि यार काश मुझे फांसी हो जाती मदन की तरह, यार ये क्या है। और 27 साल का लड़का, 50 साल की कैद, वो भी उस कंडीशन में, लॉयर, राइटर, इन्फ्लुएंसर। उनको वहां लगा यार मेरी तो जिंदगी खराब हो रही है, ना मैं देश के लिए कुछ कर पा रहा हूं, ना अपने लिए कुछ कर पा रहा हूं। फिर उनको लगा साम दाम दंड भेद। तब तक वो रोमांटिक क्रांतिकारी थे, मार देंगे, ये कर देंगे। अभी क्रांति तो पता काला पानी में जाके चली ना। अब यहां से निकले कैसे? बेल प्ली उन्होंने लिखनी शुरू की, अपनी नहीं, सब कैदियों की लिखते थे। कितने कैदी रिहा हो गए, इनको कभी रिहा नहीं किया, दोनों भाइयों को। ये तो बाद में गांधी जी ने जब बोलना शुरू किया तब इनको छोड़ा वहां से। और हेल्थ बहुत खराब हो गई थी, 6 साल जॉन्डिस रहा। दोनों भाइयों को बहुत तकलीफें थी, कभी उभरे नहीं उससे। वो मार जो वहां पड़ी बॉडी ली, उससे कभी उभरे ही नहीं। वो जो वहां पे बीमारियां हो गई वो कभी ठीक ही नहीं हुई। सबसे मुश्किल सीन कौन सी थी आपके लिए? सबसे मुश्किल एक सीन था जो मुझे लिखना भी बहुत मुश्किल था, और मेरे को करने में भी पता नहीं, मैं वाज नॉट श्योर, पर वो बहुत अच्छा आया है। जब 20 साल के बाद, नहीं 10 साल के बाद बीवी मिलने आती है भाई के साथ, और बाबा राव जो उनके बड़े भाई थे, उनकी बीवी का नाम था यशु, जो इनकी माँ की तरह थी। माँ मर गई थी तो शादी हुई बड़े भाई की, तो भाभी माँ जैसी थी। यशु जी ने पूरी जिंदगी वेट किया कि कभी मैं जाके इन दोनों से मिलूं, और 4 दिन पहले मर गई। अब उस सीन में मैं डायलॉग क्या लिखूं? क्या बात करोगे यार, 10 साल बाद एक दूसरे को देख रहे हो, हुलिया बदल गया है सबका, दूर दूर खड़े कर रखे हैं सिपाही, देख क्या बात करोगे? तो मैंने वो साइलेंस में रखा है। वो क्या बोलोगे एक दूसरे को? ऐसा मैं क्या सीन लिख दूं, जहां से सीन करूं वो पूरी पिक्चर है। पर उसमें वो एक बोलते हैं कि छोटा भाई, उनको होप देने के लिए, नारायण राव, तीनों भाई क्रांतिकारी थे। नारायण राव को तो बापू की असैसिनेशन के बाद गिरगांव चौपाटी पे मॉब लिंच कर दिया था, जिससे वो मर गए। सावरकर जी का छोटा भाई सगा डॉक्टर, क्योंकि यहाँ ब्राह्मणों का मैसेकर हुआ था कि बापू की हत्या में इनका हाथ है, तो वो आए तो वो बोलते हैं कि मैं गांधी जी से मिला था, वो आपके बारे में लेख लिखेंगे, वो कहेंगे तो आपकी पिटिशन जरूर स्वीकार होगी। सो देन विनायक सावरकर लुक्स एट हिम एंड सेज, गांधी इतना बड़ा हो गया? सो देयर वाज अ फैक्टर। बोलते कि हाँ, तिलक जी के देहांत के बाद अब गांधी जी ही हिंदुस्तान के नए लीडर हैं। And he had known Gandhi ji for the ahimsa and all that. That was a very heartbreaking moment
for the two brothers inside. रणदीप हुडा। मैं चाहता हूँ कि लोग जाकर ये फिल्म को देखें। सोचा था कि आपसे आपकी जिंदगी के बारे में बात करूंगा ज्यादा। मेरी जिंदगी है भाई आजकल मजा आ गया। काश आप मेरे हिस्ट्री टीचर होते। हाँ, ये मुझे बहुत लोग बोलते हैं, पर देखिए ये पिक्चर हिस्ट्री का कोई लेसन नहीं है। मैंने लार्जर देन लाइफ एंगल्स वैंगल्स लगा के बैकग्राउंड दे के पूरा मैंने एक थ्रिलर टाइप की पिक्चर बनाई है। कोई भाषण नहीं दे रहा हूँ मैं आपको देशभक्ति का, कोई मैं आपको स्वतंत्रता का भाषण नहीं दे रहा हूँ। एक आदमी है, उसकी जिद है, दूसरा आदमी है, उसकी जिद है, और बहुत लोग हैं। गोल एक ही है, रास्ते दो हैं, एंड में जाके एक ही बन जाते हैं। गांधी जी भी अखंड भारत की मांग कर रहे थे, सावरकर जी भी अखंड भारत की मांग कर रहे थे। पर अक्सर ऐसा होता है कि क्रांति होती है, और जब क्रांति सक्सेसफुल होती है तो पॉलिटिशियन लोग फिर पावर संभालते हैं। ना गांधी जी ने संभाला, ना सावरकर जी ने संभाला, वो कोई और ही लोग थे जिन्होंने संभाला। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर। चैनल को एक्सप्लोर करो, देखते जाओ और सीखते जाओ।